नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस के माध्यम से कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या परिणाम देता है। MS एक्सेल में नाउ फंक्शन क्या परिणाम देता है। पहला क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में जो नाउ फंक्शन होता है वह क्या रिजल्ट देता है। MS एक्सेल में जो नाउ फंक्शन है वह क्या रिजल्ट देता है। करंट डेट को शो करता है, करंट टाइम को शो करता है, करंट डेट एंड टाइम दोनों को शो करता है या करंट मंथ को शो करता है। तो नाउ फंक्शन एक डेट एंड टाइम कैटेगरी का फंक्शन है जो कि करंट डेट और टाइम दोनों को शो करता है। MS एक्सेल में यदि हम नाउ फंक्शन का यूज करते हैं तो यह फंक्शन करंट डेट और करंट टाइम दोनों को एक साथ शो करता है। एक फंक्शन होता है टुडे फंक्शन, एक्सेल में एक फंक्शन होता है टुडे फंक्शन जो कि केवल करंट डेट को शो करता है, करंट डेट को, जबकि नाउ फंक्शन करंट डेट और टाइम दोनों को शो करता है। तो आपको याद रखना है MS एक्सेल में जो नाउ फंक्शन है वह करंट डेट और टाइम दोनों को शो करता है, जबकि टुडे फंक्शन केवल करंट डेट को शो करता है। यहां पर आपको दो शॉर्टकट की भी तैयार करनी है कि MS एक्सेल में यदि हमें करंट डेट इंसर्ट करनी है तो क्या शॉर्टकट की होती है, यदि हमें MS एक्सेल में करंट टाइम ऐड करना है तो क्या शॉर्टकट की होती है। हम इन दोनों फंक्शन को और दोनों शॉर्टकट की को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं MS एक्सेल पर। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहां पर नाउ फंक्शन को यूज करते हैं, नाउ हमने इक्वल के साथ नाउ फंक्शन को टाइप किया और एंटर की को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं नाउ फंक्शन के द्वारा हमें करंट डेट और करंट टाइम शो किया जा रहा है। मतलब जो नाउ फंक्शन है वह करंट डेट को और करंट टाइम को एक साथ शो करता है, जबकि एक होता है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या करता है, टुडे फंक्शन केवल करंट डेट को शो करता है। टुडे फंक्शन केवल करंट डेट को शो करता है, जबकि नाउ फंक्शन करंट डेट और करंट टाइम को एक साथ शो करता है। यहां पर एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से करंट डेट इंसर्ट होती है एक्सेल में, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। आपको याद रखना है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन को प्रेस करने पर करंट डेट इंसर्ट हो जाती है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। और यदि आप कंट्रोल शिफ्ट कॉलन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, तो करंट टाइम इंसर्ट हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से करंट टाइम इंसर्ट होता है, जबकि कंट्रोल सेमी कॉलन से करंट डेट इंसर्ट होती है। तो यहां पर हमने एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करे। MS एक्सेल में नाउ फंक्शन करंट डेट और टाइम को शो करता है, टुडे फंक्शन केवल करंट डेट को शो करता है, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन से करंट डेट इंसर्ट होती है और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से करंट टाइम इंसर्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट एडिटिंग को कैंसिल करने के लिए यूजर ब्लैंक का उपयोग कर सकता है। लास्ट एडिटिंग को कैंसिल करने के लिए यूजर ब्लैंक का उपयोग कर सकता है। यह थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। लास्ट एडिटिंग को कैंसिल करने के लिए यूजर ब्लैंक का उपयोग कर सकता है। सेव का, अंडू का, रीडू का या अनसेव का। आपसे पूछा गया है लास्ट एडिटिंग को कैंसिल करना है। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी फाइल में यदि कोई चेंजेस करे हैं वह कहलाती है एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब होता है आपने अपनी फाइल में, डॉक्यूमेंट में यदि कोई चेंजेस किए हैं तो उसे कहते हैं एडिटिंग। और उसे यदि हमें कैंसिल करना है, मतलब हमने लास्ट टाइम पर जो भी एक्शन परफॉर्म किया है उसे कैंसिल करना है, तो हम यूज करते हैं अंडू का। अंडू क्या करता है, एक स्टेट
पीछे ले जाता है, हमें एक स्टेप पीछे ले जाता है। हमने जो भी ऑपरेशन अभी परफॉर्म किया है उसको यदि हमें एक स्टेप पीछे ले जाना है तो हम किसका यूज करते हैं? अंडू का। और यदि आपने अंडू का यूज किया है और आपको वापस करंट स्टेट पर आना है तो आप रीडू का यूज कर सकते हैं। रीडू का अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड और रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बाय। अंडू क्या करता है? जो भी लास्ट ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है उसको कैंसिल करके हमें प्रीवियस स्टेट में ले जाता है। जबकि यदि आपने अंडू किया है और आपको वापस करंट स्टेट में आना है तो आप रीडू का यूज कर सकते हैं। अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल बाय। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लास्ट एडिटिंग को कैंसिल करने के लिए यूजर अंडू का उपयोग कर सकता है। अंडू यूजर को एक स्टेप पीछे ट्रांसफर करता है, मतलब प्रीवियस स्टेट में ले जाता है। जबकि रीडू अंडू किए गए ऑप्शन को वापस रिपीट करता है और हमें करंट स्टेट पर ट्रांसफर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप करके रखा है। अब यदि हम यहां से किसी एक वर्ड को फॉर एग्जाम्पल डिलीट कर देते हैं, हमने अभी एडिटिंग करी है अपने डॉक्यूमेंट में। क्या एडिटिंग करी है? हमने एक वर्ड को डिलीट किया है। अब यदि हमें उस डिलीट किए गए वर्ड को वापस लाना है, मतलब एडिटिंग को कैंसिल करना है, तो हम कंट्रोल जेड यूज करेंगे। कंट्रोल जेड मतलब अंडू। अंडू से हमने जो एडिटिंग करी थी वह कैंसिल हो गई है और जो वर्ड हमने डिलीट किया था वह वापस आ गया है। यदि आप अंडू कर चुके हैं तो आप रीडू भी यूज कर सकते हैं। रीडू का मतलब क्या है? करंट स्टेट पर वापस आना। अंडू हमें एक स्टेट पीछे ट्रांसफर करता है जबकि रीडू हमें करंट स्टेट में ट्रांसफर कर देता है। अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बाय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है क्या कहलाता है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर जैसे कि सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है क्या कहलाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सभी हार्डवेयर को मैनेज करता है, जैसे कि सीपीयू को, मेमोरी को, स्टोरेज डिवाइस को, इनपुट आउटपुट डिवाइस को, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है। जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया जाता है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है और कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी हार्डवेयर डिवाइस का मैनेजमेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है। यह कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस का मैनेजमेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है? यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है और एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड्स का कलेक्शन होती है। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट का पेज। जो स्लाइड हम बनाते हैं, जो स्लाइड हम तैयार करते हैं, उसे अलग अलग स्टाइल में शो करने के लिए हमें व्यू दिए जाते हैं। व्यू क्या होते हैं? जो स्लाइड को अलग अलग स्टाइल में रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में उपलब्ध नहीं है? पहला है स्लाइड सॉर्टर व्यू, यह तो पावर पॉइंट में होता है। दूसरा है आउटलाइन व्यू, यह भी होता है। रीडिंग व्यू, यह भी पावर पॉइंट का एक व्यू है, लेकिन कलर व्यू पावर पॉइंट का व्यू नहीं है।
कलर व्यू नाम का कोई व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। जो हम पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड डिजाइन करते हैं, उसको डिफरेंट स्टाइल में शो करने के लिए स्लाइड व्यू यूज किए जाते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, रीडिंग व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है, लेकिन कलर व्यू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलर व्यू नाम का पावर पॉइंट में कोई व्यू नहीं होता है। आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। पावर पॉइंट के सभी व्यू हमें व्यू टैब के अंदर प्राप्त होते हैं। पावर पॉइंट में जो भी व्यू होते हैं वह सभी व्यू टैब में प्राप्त होते हैं, और पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। हम इन सभी व्यू को पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर पर। यह हमारा पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन किया है। प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड होती है इसको डिफरेंट स्टाइल में शो करने के लिए मल्टीपल टाइप्स के व्यू होते हैं। सभी व्यू हमें व्यू टैब में प्रदान किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर पहला व्यू है नॉर्मल व्यू, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। मतलब पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? नॉर्मल व्यू। इसके अलावा है आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू और रीडिंग व्यू, लेकिन कलर व्यू नाम का यहां पर कोई व्यू नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलर व्यू। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 में रिप्लेस कमांड कहां उपलब्ध होता है? एमएस वर्ड 2016 में रिप्लेस कमांड कहां उपलब्ध होता है? एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस वर्ड 2016 में रिप्लेस कमांड या रिप्लेस ऑप्शन कहां उपलब्ध होता है? होम टैब में, इंसर्ट टैब में, डिजाइन टैब में या रिव्यू टैब में? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक, फाइंड ऑप्शन क्या है? फाइंड ऑप्शन होता है जो कि डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को सर्च करता है। फाइंड ऑप्शन क्या करता है? डॉक्यूमेंट में या फाइल में किसी वर्ड को सर्च करता है। फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। हमसे पूछा गया है रिप्लेस ऑप्शन क्या करता है? फाइंड किए गए वर्ड को किसी नए वर्ड से रिप्लेस करता है, चेंज करता है। फाइंड किए गए किसी वर्ड को न्यू वर्ड से रिप्लेस करता है, चेंज करता है। रिप्लेस ऑप्शन, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+H। फाइंड की शॉर्टकट की है Ctrl+F, रिप्लेस की शॉर्टकट की है Ctrl+H। फाइंड ऑप्शन डॉक्यूमेंट में या फाइल में किसी वर्ड को सर्च करता है, जबकि रिप्लेस ऑप्शन सर्च किए गए वर्ड को नए वर्ड से चेंज कर देता है। फाइंड की शॉर्टकट की है Ctrl+F, रिप्लेस की शॉर्टकट की है Ctrl+H। हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड 2016 में रिप्लेस कमांड कहां उपलब्ध होता है? यह होता है होम टैब में। एमएस वर्ड के होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में फाइंड रिप्लेस नाम के ऑप्शन प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमएस वर्ड 2016 में रिप्लेस कमांड होम टैब में उपलब्ध होता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, इस प्रकार के ऑप्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होम टैब। एमएस वर्ड 2016 में रिप्लेस कमांड होम टैब में उपलब्ध होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्टेड आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है? सिलेक्टेड आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए क्या की कॉम्बिनेशन है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सिलेक्टेड आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब शॉर्टकट की क्या है? जब आप कंप्यूटर सिस्टम में किसी आइकन को सिलेक्ट करते हैं, किसी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, किसी फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और उस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपने देखा होगा एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होता है। जब आप किसी फाइल को, किसी फोल्डर को, किसी आइकन को सिलेक्ट करते हैं और उस पर राइट क्लिक करते हैं तो एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होता है। उसकी हमसे शॉर्टकट की पूछी गई है। सिलेक्टेड आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब शॉर्टकट की क्या है? एक तो आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी आइकन पर राइट क्लिक करके उसके लिए शॉर्टकट मेन्यू ओपन कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछी गई है शॉर्टकट की, जो कि होती है Shift+F10।
Shift+10 एक ऐसी शॉर्टकट की है जो किसी भी सिलेक्टेड आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू को डिस्प्ले कर देती है। एक तो आप राइट क्लिक करके शॉर्टकट मेन्यू ओपन कर सकते हैं, दूसरा आप Shift+F10 से भी शॉर्टकट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्टेड आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए Shift+F10 का यूज किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हमारे डेस्कटॉप पर। यह हमारे कंप्यूटर सिस्टम का डेस्कटॉप है जिसपे आप देख सकते हैं कई आइकन हैं, फाइल हैं, फोल्डर हैं। हमें यदि किसी भी आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू ओपन करना है तो एक तो हम उस पे माउस से राइट क्लिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं राइट क्लिक करने पर एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो रहा है। इसी प्रकार से यदि हम किसी आइकन को सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से Shift+F10 को प्रेस करें तो भी हमारा शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है। तो राइट क्लिक करके या Shift+F10 को प्रेस करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर ब्लैंक प्रिंटर का एक प्रकार है। इंकजेट प्रिंटर ब्लैंक प्रिंटर का एक प्रकार है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर से संबंधित प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस, जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एक होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर वह होते हैं जो प्रिंटिंग करते समय अधिक साउंड करते हैं, आवाज अधिक करते हैं, जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग करते समय बहुत कम साउंड करते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी हाई होती है। इंपैक्ट प्रिंटर स्लो स्पीड में वर्क करते हैं जबकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर फास्ट स्पीड में वर्क करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंकजेट प्रिंटर ब्लैंक प्रिंटर का एक प्रकार है। इंकजेट प्रिंटर होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर दोनों ही इंपैक्ट प्रिंटर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इंकजेट प्रिंटर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः ब्लैंक शब्द उपयोग करने की अनुमति को संदर्भित करता है। सामान्यतः ब्लैंक शब्द उपयोग करने की अनुमति को संदर्भित करता है। जनरली ब्लैंक वर्ड उपयोग करने की परमिशन को रेफर करता है। जनरली ब्लैंक वर्ड उपयोग करने की परमिशन को रेफर करता है, मतलब संदर्भित करता है। यहां पर हमें जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो किसी चीज को उपयोग करने की अनुमति को संदर्भित करता है, रेफर करता है? सामान्यतः ब्लैंक शब्द उपयोग करने की अनुमति को संदर्भित करता है। यहां पे आंसर होगा एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या है? कोई रिसोर्स, कोई संसाधन यदि है और हमारे पास यदि उसका एक्सेस है, मतलब उसको उपयोग करने की हमारे पास परमिशन है। एक्सेस का मतलब क्या है? किसी रिसोर्स को उपयोग करने की परमिशन। यदि हमारे पास किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की परमिशन होती है, मतलब हम उसको उपयोग कर सकते हैं। और यदि किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की हमारे पास परमिशन नहीं है तो हम उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जनरली एक्सेस वर्ड उपयोग करने की परमिशन को रेफर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक्सेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में ब्लैंक होते हैं। सीपीयू में ब्लैंक होते हैं। यह क्वेश्चन सीपीयू से संबंधित है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहा जाता है इसे। सीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जो भी कैलकुलेशन होते हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, वह सभी सीपीयू के द्वारा होते हैं। सीपीयू आप कैबिनेट को नहीं समझें। कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक बॉक्स होता है जो कि एक कंटेनर होता है, कैबिनेट।
कैबिनेट अलग है और सीपीयू अलग है। कैबिनेट हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सिस्टम यूनिट होती है जिसके अंदर मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, हार्ड डिस्क, इस प्रकार के सभी हार्डवेयर रखे होते हैं, जबकि सीपीयू हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो प्रोसेसर होता है उसे कहा जाता है। यह जो बॉक्स होता है यह तो कैबिनेट या सिस्टम यूनिट होती है, इसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है और मदरबोर्ड में क्या लगा होता है, सीपीयू मतलब कि प्रोसेसर, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सभी प्रकार की प्रोसेसिंग करता है। हमसे पूछा गया है सीपीयू में ब्लैंक होते हैं, रैम एंड रोम, एएलयू एंड रैम, एएलयू सीयू और मेमोरी यूनिट, या रैम और सीयू। तो जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, इसके तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं, तीन, एएलयू, सीयू और मेमोरी। जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, प्रोसेसर होता है, यह तीन बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। यहां पर जो सीपीयू है इसके तीन बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको यहां पर दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सीपीयू में एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब डॉक्यूमेंट्स ब्राउज करने के लिए एक आसान इंटरफेस प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब डॉक्यूमेंट्स ब्राउज करने के लिए एक आसान इंटरफेस प्रदान करता है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब डॉक्यूमेंट्स ब्राउज करने के लिए एक आसान इंटरफेस प्रदान करता है। आपने यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी पढ़ा होगा कि किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया। आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, वह होते हैं ब्राउजर, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में किसी वेब पेज को या किसी वेबसाइट को ओपन किया जाता है। वही क्वेश्चन हमसे थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वेब डॉक्यूमेंट्स मतलब वेब पेज ब्राउज करने के लिए मतलब उनको ओपन करने के लिए एक आसान इंटरफेस मतलब एक विंडो, एक कार्य करने की जगह प्रदान करता है, तो वह होता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के द्वारा हम किसी वेब पेज को या वेब डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं और वेब ब्राउजर कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं जिनमें हम वेब पेज को, वेबसाइट को या वेब डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वह कंपनियां जो यूजर को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रदान करती हैं, उन्हें कहा जाता है आईएसपी। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पॉइंटर ब्लैंक पर स्थित होता है तो इसका आकार हाथ की तरह हो जाता है। जब पॉइंटर ब्लैंक पर स्थित होता है तो इसका आकार हाथ की तरह हो जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, जब हमारा माउस का पॉइंटर ब्लैंक पर स्थित होता है इसका आकार हाथ की तरह हो जाता है। जब आप इंटरनेट में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई वेब पेज ओपन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में, तो आपने देखा होगा यदि हम किसी हाइपर लिंक पर कर्सर ले जाते हैं, हाइपर लिंक पर, तो जो माउस का पॉइंटर होता है वह हैंड के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आंसर क्या होगा यहां पर, ऑप्शन नंबर सी। जब पॉइंटर हाइपर लिंक पर स्थित होता है तो इसका आकार हाथ की तरह हो जाता है, मतलब हैंड के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम किसी हाइपर लिंक पर कर्सर को ले जाते हैं तो हमारा जो पॉइंटर होता है, जो कर्सर होता है,
वह हैंड के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं, किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करते हैं और हाइपरलिंक पर कर्सर ले जाते हैं, तो जो माउस का पॉइंटर होता है वह हैंड के आइकन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि आपका कर्सर अभी किसी हाइपरलिंक पर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जब पॉइंटर हाइपरलिंक पर स्थित होता है तो इसका आकार हाथ की तरह हो जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेटवर्क पर किसी ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं जो किसी अन्य कंप्यूटर से फाइल्स का अनुरोध करता है? आप कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं जो किसी अन्य कंप्यूटर से फाइल्स का अनुरोध करता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है जो अन्य कंप्यूटर से फाइल के लिए रिक्वेस्ट करता है, मतलब अनुरोध करता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में एक तो होता है हमारा सर्वर। सर्वर कौन होता है? जो कि नेटवर्क का मेन कंप्यूटर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। और सर्वर से जुड़े होते हैं मल्टीपल क्लाइंट। क्लाइंट कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो कि सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर इनकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। मतलब नेटवर्क में ऐसा कंप्यूटर जो किसी फाइल के लिए अदर कंप्यूटर से अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, उसे कहा जाता है क्लाइंट कंप्यूटर। क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सभी प्रकार के रिसोर्स के लिए अदर कंप्यूटर पर डिपेंड होता है, जबकि सर्वर या होस्ट कंप्यूटर, सर्वर को होस्ट भी कहा जाता है, सर्वर या होस्ट कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि नेटवर्क का मेन कंप्यूटर होता है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है और नेटवर्क के अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराता है। क्लाइंट सभी प्रकार के रिसोर्स के लिए सर्वर पर डिपेंड होता है, जबकि सर्वर या होस्ट अदर कंप्यूटर्स को रिसोर्स उपलब्ध कराते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइंट। आप नेटवर्क पर किसी ऐसे कंप्यूटर को क्या कहते हैं जो अन्य कंप्यूटर से फाइल्स का अनुरोध करता है? उसे कहा जाता है क्लाइंट कंप्यूटर, जो कि सर्वर पर डिपेंड होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन के लिए प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन के लिए प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। यदि हमें कंप्यूटर नेटवर्क में एक सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन करना है तो हम कुछ रूल्स के ग्रुप यूज करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मल्टीपल रूल्स का सेट होता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सक्सेसफुल डेटा कम्युनिकेशन के लिए प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल कुछ रूल्स रेगुलेशन का सेट होता है जो कि नेटवर्क में एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोकॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .com किस प्रकार के वेबसाइट को इंडिकेट करता है? .com किस प्रकार के वेबसाइट को इंडिकेट करता है? यह क्वेश्चन डोमेन कोड से संबंधित है। डोमेन कोड से आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका URL टाइप करना होता है एड्रेस, जिसमें लास्ट पार्ट होता है डोमेन कोड। डोमेन कोड मतलब .com, .in, .net, .org कई प्रकार के होते हैं। हमसे पूछा गया है .com किस प्रकार के वेबसाइट को इंडिकेट करता है। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि .com का फुल फॉर्म क्या होता है? वह होता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल .com कॉमर्शियल वेबसाइट को इंडिकेट करता है, कॉमर्शियल वेबसाइट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब .com का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमर्शियल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, .com कॉमर्शियल वेबसाइट को इंडिकेट या रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उन्हें कैसे पहचाना जाता है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उन्हें कैसे पहचाना जाता है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं
उन्हें कैसे पहचाना जाता है? यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। हमने यह क्वेश्चन एक अलग तरीके से समझा है, पढ़ा है। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? इंटरनेट पर या नेटवर्क से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर को उसके आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस से, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस। वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उन्हें आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? वह होता है आईपी एड्रेस। और जो आईपी टॉपिक है यह सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीपीसीटी के एग्जाम में आईपी टॉपिक से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो हमने समझा कि नेटवर्क में या इंटरनेट में जो कंप्यूटर ऐड होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है आईपी एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं? तो आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं, जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है या आईपी प्रोटोकॉल है, इसके 2 वर्जन होते हैं। एक होता है आईपी वर्जन 4, एक होता है आईपी वर्जन 6। जो आईपी प्रोटोकॉल है इसके 2 वर्जन हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 में जो आईपी एड्रेस होता है उसकी साइज होती है 32 बिट्स, 32 बिट। जो आईपी वर्जन 4 है इसमें आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है? 32 बिट्स या 32 बिट। जबकि आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स, मतलब कि 128 बिट। तो यहां पर आईपी से संबंधित हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझा। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं, एक आईपी वर्जन 4 जिसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट, एक होता है आईपी वर्जन 6 जिसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईपी एड्रेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस, कैलेबरी ब्लैंक के एग्जाम्पल हैं। टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस और कैलेबरी ब्लैंक के एग्जाम्पल हैं। हमें 3 नाम दिए गए हैं, टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस, कैलेबरी, और हमसे पूछा गया है यह किसके एग्जाम्पल हैं? शेप के, ऑब्जेक्ट्स के, फॉन्ट्स के या वेरिएंस के? तो जो टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक सेंस है, कैलेबरी है, यह तीनों है फॉन्ट। हम जो टेक्स्ट टाइप करते हैं उस टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल टाइप के फॉन्ट यूज किए जाते हैं। जो टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक सेंस है, कैलेबरी है, यह तीनों ही फॉन्ट के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉन्ट्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। पेज मार्जिन क्या होता है? जब आप एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, जो पेज पर आप टाइपिंग करते हैं, तो आपने देखा होगा पेज पर कंप्लीट एरिया में टाइपिंग नहीं होती है। पेज में ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। यह जो ब्लैंक एरिया होता है इसे कहा जाता है मार्जिन। पेज में 4 बेसिक मार्जिन होते हैं, 4 बेसिक मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। पेज में 4 बेसिक मार्जिन होते हैं। ऊपर वाला मार्जिन टॉप मार्जिन, नीचे वाला बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन।
इसके अलावा एक स्पेशल मार्जिन होता है गटर मार्जिन, जो कि पेज की बाइंडिंग कराने के काम में आता है। तो एमएस वर्ड में पेज के 4 बेसिक मार्जिन कौन से हैं? टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। एक स्पेशल मार्जिन होता है गटर मार्जिन, जो कि पेज की बाइंडिंग के काम में आता है। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एमएस वर्ड में पेज का एक मार्जिन नहीं है? लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन होता है, लेकिन रेगुलर मार्जिन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेगुलर नाम का पेज मार्जिन नहीं होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विंडोज का सिस्टम टूल है? निम्न में से कौन सा विंडोज का सिस्टम टूल है? यह क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। निम्न में से कौन सा विंडोज का सिस्टम टूल है? विंडोज क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, जैसे कि विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडो विस्टा, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा विंडोज का सिस्टम टूल है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ सिस्टम टूल सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाते हैं। जब हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ कुछ सिस्टम टूल्स सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। उन्हें कहा जाता है सिस्टम टूल। तो हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा विंडोज का सिस्टम टूल्स है? वह है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। डिस्क डिफ्रैगमेंटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल होने वाला एक सिस्टम टूल्स सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सभी फाइल्स और फोल्डर को रीअरेंज करता है, व्यवस्थित करता है और कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज करता है। यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल भी है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सिस्टम टूल्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डिस्क डिफ्रैगमेंटर विंडोज का एक सिस्टम टूल है और यह एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप URL टाइप करने और एक वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए ब्लैंक का उपयोग कर सकते हैं। आप URL टाइप करने और एक वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए ब्लैंक का उपयोग कर सकते हैं। यह क्वेश्चन वेब ब्राउजर से संबंधित है। हम किसी भी वेबसाइट को या वेब पेज को ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, और जब हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो हमें उसका URL मतलब उसका एड्रेस टाइप करना होता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी वेबसाइट का, किसी वेब पेज का एड्रेस होता है, जिसके द्वारा उस वेबसाइट को या उस वेब पेज को ओपन किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप URL टाइप करने और एक वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए ब्लैंक का उपयोग कर सकते हैं। जो वेब ब्राउजर होता है उसमें URL कहां टाइप किया जाता, हमसे पूछा गया है। हम वेब ब्राउजर के द्वारा किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमें उसका URL टाइप करना होता है। हमसे पूछा गया है URL को कहां टाइप करना होता है? मेन्यू बार में, टाइटल बार में, एड्रेस बार में या स्टेटस बार में? तो वेब ब्राउजर में होता है एड्रेस बार। एड्रेस बार में किसी वेब पेज का या किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया जाता है, URL टाइप किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एड्रेस बार। जब हम किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसका URL वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में टाइप किया जाता है। इसको हम वेब ब्राउजर पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। यहां पर यह कहलाता है एड्रेस बार। जब भी हम कोई वेबसाइट या वेब पेज ओपन करते हैं तो उसका URL हमें यहां पर टाइप करना होता है। यह कहलाता है एड्रेस बार, जिसमें किसी वेब पेज या वेबसाइट का URL टाइप करना होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो एंटर की सामान्य रूप से प्रत्येक ब्लैंक के अंत में दबाई जाती है। जब आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो एंटर की सामान्य रूप से प्रत्येक
ब्लैंक के अंत में दबाई जाती है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। जब आप एमएस वर्ड में टाइप करते हैं तो जो एंटर की होती है जनरली उसको किसके एंडिंग में प्रेस किया जाता है? एंटर की को। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वह होती है एंटर की। एंटर की के द्वारा हम एक नया पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी पैराग्राफ है। जब आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते हैं तो एंटर की सामान्य रूप से प्रत्येक पैराग्राफ के अंत में प्रेस की जाती है, दबाई जाती है। मतलब जब हम टाइपिंग करते हैं और एक एंटर की प्रेस करते हैं तो वहां पर नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है। पैराग्राफ क्रिएट करने की शॉर्टकट की होती है एंटर की, और एंटर की को वहां पर प्रेस किया जाता है जहां पर हमें पैराग्राफ को फिनिश करना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैराग्राफ। पैराग्राफ क्रिएट करने की शॉर्टकट की भी एंटर की है, और एंटर की को जनरली वहां पर प्रेस किया जाता है जहां पर हमें पैराग्राफ को फिनिश करना होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।